और इसी एटीट्यूड की वजह से उन्हें नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान तक एक मल्टी एथनिक, मल्टी रिलीजियस पॉपुलेशन से बिना रिबेलियन के लॉयल्टी मिली। शुरुआत करते हैं कनिष्क से, जो सिर्फ एक राजा नहीं था बल्कि एक विजनरी रिफॉर्मर था, और उसी की वजह से शुरू हुई बौद्ध धर्म की सबसे अहम घटनाओं में से एक चौथी बौद्ध संगीति, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। ये काउंसिल करीब 100 सीई के आसपास हुई थी, कश्मीर में कनिष्क के संरक्षण में। इसका मकसद था बौद्ध धर्म के विचारों को कंपाइल करना और उसे नई पीढ़ी के लिए रेलेवेंट बनाना। यहीं से महायाना बुद्धिज्म को एक ऑर्गेनाइज्ड फिलॉसफी के रूप में पहचान मिली और कनिष्क ने इसे एक्टिवली सपोर्ट किया। तो इनडायरेक्टली बौद्ध धर्म को सेंट्रल एशिया और चाइना तक पहुंचाने में कनिष्क का रोल डिसाइसिव रहा। अब आते हैं उस चीज पर जो कुषाण एम्पायर को दुनिया भर में पहचान दिलाती है, गंधारा रीजन। आज का नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में एक कल्चरल एक्सप्लोजन हुआ, जहां इंडियन स्पिरिचुअलिटी और ग्रीक एस्थेटिक्स का ऐसा मेल हुआ जो पहले कभी नहीं देखा गया। आपने जो बुद्धा की पहली मूर्तियां देखी हैं, घुंघराले बाल, ग्रीक स्टाइल टोगा, नाक नक्श, ऑलमोस्ट रोम के स्कल्पचर्स जैसे, वो इसी पीरियड की हैं। मतलब स्पिरिचुअलिटी भारतीय थी, पर उसका विजुअल लैंग्वेज ग्रीक थी, और यही स्टाइल पूरे सेंट्रल एशिया और ईस्ट एशिया में पॉपुलर हो गई। अब बात करें सिक्कों की, तो कुषाण्स शायद साउथ एशिया के सबसे बोल्ड कॉइन मेकर्स थे। उन्होंने सिर्फ करेंसी नहीं चलाई, बल्कि कॉइन्स को राजनीतिक और धार्मिक सिंबलिज्म का टूल बना दिया। उनके सोने के सिक्कों पर शिवा, बुद्धा और पर्शियन गॉड्स तीनों की इमेजेस मिलती हैं। ये एक तरह से एम्पायर के कैरेक्टर को डिफाइन करता है, मल्टी रिलीजियस, इंक्लूसिव और पॉलिटिकली अवेयर। इन कॉइन्स की लैंग्वेज भी अलग अलग थी, ग्रीक, बैक्ट्रियन, संस्कृत सब मिलती हैं, यानी हर सिक्का खुद एक इतिहास की किताब है। लेकिन हर गोल्डन एज के बाद आता है डिक्लाइन, और कुषाण एम्पायर भी इससे बच नहीं सका। 3 मेन वजहें थीं। सासानियन एम्पायर का उदय, जिसने पश्चिम से अटैक करना शुरू किया और कुषाण्स के सेंट्रल एशियन इलाकों को छीन लिया। गुप्त साम्राज्य का राइज, भारत में एक नई शक्तिशाली शक्ति उभर रही थी जो धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया को डोमिनेट करने लगी। इंटरनल फ्रैगमेंटेशन, राज्य छोटे छोटे हिस्सों में बंटने लगा, स्थानीय शासकों ने ऑटोनॉमी ले ली और एम्पायर की यूनिटी टूटने लगी। तो जिस एम्पायर ने सेंट्रल एशिया से लेकर गंगा घाटी तक एक कल्चरल ब्रिज बनाया, वो धीरे धीरे पॉलिटिकल क्रैक्स की वजह से टूटने लगा। लेकिन आज भी उनके सिक्के, उनकी आर्ट और उनका कंट्रीब्यूशन बौद्ध धर्म में एक ऐसे लेगेसी छोड़ गए हैं जो कभी मिट नहीं सकती। कभी कभी हिस्ट्री इतनी साइलेंटली काम करती है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम आज भी किस चीज के इन्फ्लुएंस में जी रहे हैं। कुषाणों की लेगेसी भी कुछ ऐसी ही है। कभी सोचा है, आज भी भारत में जो गवर्नमेंट कैलेंडर चलता है, जिसमें आपकी स्कूल हॉलीडेज मार्क होती है, वो शक संवत है, जिसकी शुरुआत हुई थी कनिष्क के शासनकाल में करीब 1900 साल पहले। मतलब वो राजा तो अब म्यूजियम में स्टोन स्टैचूज बन चुका है, लेकिन उसका कैलेंडर सिस्टम आज भी हमारी लाइफ में चल रहा है। अगर आप नॉर्थ इंडिया में घूमने जाएं, तो एक जगह आपको बार बार सुनाई देगी, मथुरा। सिर्फ कृष्णा जन्मभूमि ही नहीं, ये शहर कभी कुषाण एम्पायर का धार्मिक और आर्टिस्टिक सेंटर था। या फिर चले जाइए टैक्सिला, जो आज पाकिस्तान में है, कभी पूरी एशिया की सबसे एडवांस्ड यूनिवर्सिटीज में से एक हुआ करती थी। या फिर गंधारा, जहां की आर्ट स्टाइल ने बुद्धा की मूर्ति को एक पहचान दी। ये सारी जगहें आज भी टूरिस्ट हब्स हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे कल्चरल ब्लेंड को जन्म दिया जो इंडो ग्रीक, इंडो आयरेनियन और इंडियन एलिमेंट्स को एक साथ जोड़ता है। मतलब जो एम्पायर सिर्फ 200-300 साल चला, उसका इम्प्रिंट आज भी भारत की कला, भाषा, इतिहास और सोच में जिंदा है। इतिहास कभी सिर्फ पुरानी बातें नहीं होता, वो हमारे आज में भी धीरे धीरे सांस लेता है, बिना हमें बताए। अब इमेजिन करो, अगर कुषाण कभी भारत ना आते, तो क्या बौद्ध धर्म इतना दूर तक फैल पाता? क्या हम आज चीन, कोरिया, जापान तक बुद्ध की टीचिंग्स की बात करते? क्योंकि कनिष्क ने ही तो वो रास्ते खोले थे, जहां से बुद्धिज्म ने सिल्क रूट के जरिए एक पूरी दुनिया का सफर तय किया। और यही तो असली सवाल है, क्या हम कभी पूरी तरह समझ पाएंगे कि उनका असर कितना गहरा था? क्योंकि उनकी लेगेसी कोई एक मॉन्यूमेंट में बंद नहीं है, वो फैली हुई है हमारी कॉइन्स, कैलेंडर, कल्चर, यहां तक कि हमारी सोच में भी। कुषाण साम्राज्य आज भले ही टेक्स्ट बुक्स के एक पन्ने तक सिमट गया है,
पर वो एम्पायर आज भी जिंदा है, भारत के डीएनए में, एक इनविजिबल लेगेसी की तरह, जो हर बार हमें क्वाइटली ये रिमाइंड कराता है कि इतिहास सिर्फ वो नहीं जो याद रखा गया, बल्कि वो भी है जो कभी भुला दिया गया लेकिन मिटा नहीं। अब पूरी कहानी आपके हाथ में है, एक फॉरगॉटन एम्पायर की, जिसने चुपचाप भारत की रचना में अपना हिस्सा जोड़ दिया। अगर ये कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगी तो सोचो, ऐसे और कितने भूले बिसरे राज अभी भी हमारी हिस्ट्री में छुपे हुए हैं। अगर आप भी चाहते हो कि हम ऐसी अनहर्ड स्टोरीज को जिंदा रखें तो बस एक छोटा सा स्टेप, लाइक करो। कमेंट में बताओ कि आपको इस डॉक्यूमेंट्री का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे ऐसी और भी कहानियां आने वाली हैं जो शायद आपको टेक्स्ट बुक्स ने कभी नहीं बताई। और अगर आप चाहते हो कि दूसरों तक भी ये कहानी पहुंचे तो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। चलो मिलते हैं अगली कहानी में, एक और छुपे हुए इतिहास के साथ।